ओके हेलो, हम लोगों ने पोटेंशियल कर लिया कि पोटेंशियल क्या होता है। हमने ये चीज़ देख ली कि मान लो एक टेस्ट मतलब हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक चार्ज रखा हुआ है, तुम कहीं से इन्फिनिटी से कोई एक चार्ज लाओ और उसको अगर यहाँ पे प्लेस करने में तुम्हें मतलब जो यहाँ तक प्लेस करने में जो वर्क करना पड़ता है वही बेसिकली क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल, उसी को बोलते हैं। अब ये चीज़ है, अब ये थी टेस्ट चार्ज की बात कि अगर हम टेस्ट चार्ज को कहीं से लेके आए और यहाँ रखें और उसमें कितना काम करना पड़ रहा है, ये पोटेंशियल है। अब मान लो मेरे पास कोई एक नॉर्मल चार्ज है, ठीक है। अब ये एक Q1 है और मान लो मैं कहीं दूर से एक दूसरा चार्ज लेके आऊं Q2, ठीक है। तो इनको असेंबल करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। क्यों लगेगी? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी वो उसको, अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अब इसको तुम लाओगे तो तुम्हें अपने तरफ से ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ ताकत लगानी पड़ेगी ताकि तुम इन दोनों को क्या कर सको? असेंबल कर सको, साथ में रख सको, ठीक है। तो यहां तक इसको रखने में जो तुम्हारी एनर्जी खर्च हुई है, ठीक है, जो तुम्हारी एनर्जी खर्च हुई है, उसी को हम अब उसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में होगा क्या, यहां जो तुम्हारी एनर्जी लगी है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये तो यहां रखा हुआ है, ठीक है, ये यहां रखा हुआ है, इसको एक तरीके से यहां पे लाने में कितना तुम्हें वर्क करना पड़ा, कितनी तुम्हारी मेहनत लगी, कितनी तुम्हारी एनर्जी लगी, उसी के बारे में बात करेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कितनी मेहनत लगी है, इसी के बारे में अब सिंपल सी बात करते हैं। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब इसको समझना बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि हमारे पास अब ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब ये चार्ज ऐसे रखा हुआ है, अब मान लो ये चार्ज भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है, ऐसे है, और नॉर्मली अभी कुछ भी नहीं है। अब मान लो तुम कहीं से एक चार्ज लेके आते हो, उठा के लाते हो और उठा के लाते हो और यहाँ पे ऐसे रख देते हो। तो यहाँ पे इस चार्ज को रखने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आसपास कोई है ही नहीं उसको रोकने वाला, उसको धक्का लगाने वाला। मेरे कहने का मतलब समझो कि यहाँ जो चार्ज है इसको कहीं से भी लाएं तो इसको रोकने वाला, टोकने वाला कोई है ही नहीं। बट जैसे ही अब दूसरा कोई चार्ज आएगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज है कोई, तो उसको रोकने वाला ये है, मतलब रोकने वाला तो नहीं, खैर इसके ऊपर ताकत लगाएगा, ये उसके ऊपर कुछ लगाएगा, तो तुम्हें अपनी तरफ से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी इसको यहाँ पे रखने के लिए, है कि नहीं? तो वही बात है, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली तुम 2 चार्ज को, 3 चार्ज को, 10 चार्ज को जब असेंबल करते हो, साथ में रखते हो, तो उनको साथ में रखने में तुम्हारी कितनी एनर्जी खर्च हुई है, उसी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। मतलब अगर मान लो मैं 2 चार्ज को असेंबल करता हूं तो तुम्हें कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी? पोटेंशियल एनर्जी मतलब बेसिकली वर्क। तो तुम वर्क अगर निकाल दोगे ना तो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। किसी तरीके से वर्क निकाल दो। सोचो, उठा के तुम कहीं से एक चार्ज ऐसे यहां पे तुमने एक रखा, ठीक है, Q1। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तो इसको यहां पे रख दिया, तो इसके ऊपर जो वर्क लग रहा होगा, बेसिकली वर्क इसके ऊपर जो लग रहा होगा वो कितना होगा? 0, क्योंकि कुछ करना ही नहीं पड़ा ना, आसपास कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। अब खुद सोचो, तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा कुछ नहीं है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे? दीवार तोड़ो, सर तोड़ो, टीवी देखो दिन भर। जब मम्मी पापा होंगे नहीं तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे इसके साथ भी है, इसको भी रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं, तो इसके ऊपर जो वर्क लगा वो कितना लगा? 0। बट यही बात है, अब कोई दूसरा आएगा, जैसे ही कोई दूसरा आएगा तो दूसरे को लाने में कुछ अपनी तरफ से वर्क करना पड़ा। अब मान लो उस दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से मैं इस यहां से यहां तक लाता हूं, r डिस्टेंस पे, r दूरी पे लेके आते हैं, ठीक है। और वो चार्ज कितना है? Q2 चार्ज है, ठीक, Q2। अब r दूरी पे अगर इसको लेके आए हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? अब वर्क निकालने के लिए तुम्हें पता होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन में चार्ज। ये होता है कि नहीं होता? ये फॉर्मूला होता है। तो अगर तुम्हें क्या नाम है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। अगर वर्क डन निकालना है तो Q इंटू V होगा कि नहीं होगा? ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो अगर तुम पोटेंशियल निकाल दो, पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ जाएगा। तो सोचो, इस चार्ज की वजह से r दूरी पे, इस चार्ज की वजह से r दूरी पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, ठीक है। यानी इस चार्ज के वजह से पोटेंशियल देख रहे हैं तो Q1 लिखेंगे। समझ में आई बात? इस चार्ज के वजह से जो देख रहे हैं तो यहां पे क्या आएगा? पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट वाला चार्ज, पहले वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया वो ये आया, ठीक। अब यहीं से अगर तुम वर्क डन निकालना चाहो, वर्क डन किसके ऊपर? इसको इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, वो किसके वजह से करना पड़ रहा है? इसके वजह से करना पड़ रहा है। तो तुम क्या करोगे? लेके किसको आए? इसको लेके आए हैं,
ठीक है, और करना किसकी वजह से पड़ रहा है, इसके पोटेंशियल की वजह से करना पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे तुम रखोगे V1, तो अब यहाँ पे अगर रखोगे तो Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R। फाइनली अगर सॉल्व करोगे तो W2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। समझ में आ गई बात। अब ये देखो, ये था वर्क डन जो दूसरे वाले को के ऊपर हमें करना पड़ा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, लोगों को मतलब ना शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे Q2 क्यों रखा है और V1 क्यों रखा है। कंसेप्ट समझो, हमें वर्क करना किस पे है, Q2 चार्ज पे, और करना किसके वजह से है, इस वाले चार्ज की वजह से। अब सोचो अगर ये नहीं होता तो इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वही वाली बात है। बट ये है तो इसके वजह से करना है, इसलिए V1। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब ये हो गया वर्क डन सेकंड वाले के ऊपर, और ये हो गया वर्क डन पहले वाले के ऊपर। अगर टोटल वर्क डन तुम्हें निकालना है तो W निकाल दो इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्क डन। वर्क डन की जगह तुम एनर्जी लिख सकते हो। ये बात तुम अपनी 9वीं क्लास से सीखते आ रहे हो, बट अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एनर्जी का मतलब ही होता है वर्क डन, वर्क डन का मतलब ही होता है एनर्जी, और एनर्जी के ही अपने बहुत सारे फॉर्म होते हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वो भी, और डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहाँ पे वर्क डन का मतलब ही एनर्जी होता है। ये बात तुम बहुत छोटी क्लास से सीखते आ रहे हो, नहीं पता तो मैंने बता दी। ठीक है, तो फाइनली आ गया क्या, W1 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू यहाँ, फाइनली यही आंसर आने वाला है हमारा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। तो यानी ये हमारे पास आई किसकी वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। जब हम दो चार्जेस को, अगर दो चार्जेस को पास में लेके आएंगे, किन्हीं भी दो चार्जेस को साथ में लेके आएंगे, तो उनके ऊपर कितनी एनर्जी, कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, उसकी वैल्यू है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। क्या, Q1 Q2 बाय, पहला चार्ज दूसरा चार्ज बाय R। सिंपल सी बात है, ये आ गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ छोटी छोटी बातें और, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से, इसको डिनोट करते हैं U से। ठीक है, जैसे हमारे पास पोटेंशियल को डिनोट करने के लिए V है, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करने के लिए हमारे पास U है। ठीक, और छोटी छोटी कुछ बात, लाइक जब यहाँ पे जब तुम Q1 और Q2 की वैल्यू रखोगे, तो Q1 और Q2 की वैल्यू रखोगे, तो अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव रखोगे। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो +2 है तो यहाँ पे +2 रखोगे, अगर -2 है तो यहाँ पे -2 रखोगे। ठीक है, यहां पे अगर +3 है तो यहां +3 रखोगे, -3 है तो माइनस, जो चार्ज है चार्ज के साथ यहां पे रखोगे। ठीक है, समझ में आ गई। इसके साथ जुड़ के कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं। अब सोचो, मान लो हमारे एग्जांपल के तौर पे पहला चार्ज Q1 भी पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, दोनों चार्ज अगर मान लो पॉजिटिव है। ठीक, तो ये भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे, एट द एंड U की वैल्यू भी क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो U की वैल्यू जब पॉजिटिव आई, यानी जब एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आई, वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आई। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा ये चीज करवाने के लिए। ये चीज खुद ब खुद नहीं होगी, ये चीज तुम्हें अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। यानी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वर्क डन ये बता रहा है कि सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। अब तुम बोल रहे हो भैया कैसी बकवास बात कर रहे हो, अपने आप कभी होगा? एग्जैक्टली, अपने आप होगा। सोचो जरा, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। ठीक, अब पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? तो अब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, वो तो अपनी तरफ उसे अपने आप ऐसे ही खींच लेगा, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके वजह से अगर होगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पुट होगी, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अब जो U की वैल्यू नेगेटिव आई है वो हमें ये बता रही है कि तुम्हें अब काम करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही हो जाएगा। मतलब करने की वो समझो, बट हाँ यहाँ पे अपने आप चीजें होंगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, और वो उसको वैसे ही अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गई बात? तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है तुम्हें काम करना पड़ेगा, और नेगेटिव का मतलब है ये चीज अपने आप हो सकती है। ठीक है, ये एक सिंपल कंसेप्ट है जो कि अगर मैं नहीं भी बोलता तो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए था, बट फिर भी मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में बात कर ली, अब करेंगे 3 पॉइंट चार्जेस के बारे में। मतलब अब हम मान लो 3 चार्जेस को साथ में ला रहे हैं, तो हमें कितना एनर्जी या कितनी वर्क डन हमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। एक चार्ज हम उठा के लेके आए, इधर रखा, मान लो ये Q1 चार्ज है। अब इसको करने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना हुआ, 0। फिर से वर्क डन जो इसके ऊपर करना पड़ा वो 0, क्योंकि इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब उठा के मान लो दूसरा चार्ज लेके आए। ठीक है, तो अब दूसरा चार्ज कहीं से उठा के यहाँ पे लेके आए, मान लो ये रखा हुआ
है मेरे पास Q2। देखो पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकता है, बट पॉजिटिव लेने का सिंपल मतलब ये है ना कि यहाँ पे अभी हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम लेके चल लेते हैं। एट द एंड तुम्हें वैल्यू में पुट ही तो करना है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। अब उसको उठा के लेके आए और मान लो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, R12। अब ये R12 क्यों माना है? चाहो तो R12 मान सकते हो, चाहो तो यहाँ पे इसको ऐसे मान सकते हो, क्या कहते हैं, X मान सकते हो, दूसरे वाले को Y मान लेना, ऐसे कुछ नहीं, बट बस वो ये अपनी सहूलियत के लिए ना हम इसको R12 मान रहे हैं, क्योंकि आगे तुम्हें ना बड़ी अच्छी चीज समझ आएगी इससे। तो R12 ये बता रहा है कि 1 और 2 के जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, R12 है। मतलब ये Q2 को मैं कहीं से उठा के लाया और मैंने यहां रखा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में R12 डिस्टेंस है। यानी इसके ऊपर जो मुझे वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन जो करना पड़ा वो कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं डायरेक्ट वर्क डन लिख रहा हूं, वैसे चलो डायरेक्ट वर्क डन की जगह पहले पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड वाले के वजह से इस डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। इस वाले चार्ज की वजह से R12 डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा, इतने डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल हो गया। सिंपल सी बात है। अब वही अगर तुम वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R12। इस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब Q इंटू V को Q से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। तो ये चीज मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, बस ये चीज मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दी। तो इसको लिखने की खास तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट ये लिख सकते हो। क्या किया तुमने, पोटेंशियल निकाला और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, वर्क डन आ गया। सिंपल सी बात। सोचो मैं एक थर्ड चार्ज उठा के लाया, कहीं से ऐसे उठा के लाया और मैंने अपना यहाँ पे एक थर्ड चार्ज रख दिया Q3। अब ये जो थर्ड चार्ज है वो उसकी जो दूरी है, मान लो इस वाले से उससे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R23। मतलब सेकंड वाले से उसकी दूरी कितनी है, R23, और फर्स्ट वाले से उसकी दूरी कितनी है, R13। अब तुम्हें समझ में आएगा इसको यूज क्यों किया हमने। ये जो नीचे 1 3 1 2 1, इसको बस समझने के लिए यूज किया। तुम चाहो XYZ भी लिख सकते हो, कोई तुम्हारा गलत नहीं कर सकता, बस ये समझने के लिए, ठीक। अब जैसे ही मैं थर्ड वाले चार्ज को लेके आया, तो थर्ड वाले चार्ज को लेके आने के लिए उसके ऊपर जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो दो चार्जेस की वजह से करना पड़ रहा है, एक इसके वजह से और इसके वजह से, दोनों की वजह से अलग अलग। इसके वजह से जो करना पड़ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस वाले चार्ज की वजह से Q2 अपॉन में डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डिस्टेंस R23 इंटू Q3, हाँ या ना। मतलब इस चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, इतना वर्क डन करना पड़ रहा है Q2 वाले चार्ज की वजह से, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी इतनी है, R23 है। समझ में आई बात? कोई बहुत बड़ी 30 मार खान बात बोल दी मैंने, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 वाले चार्ज की वजह से इतनी दूरी पर Q3 के ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक। वही सिमिलर तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, R13.Q3, ठीक है। तो Q3 के ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ा Q1 चार्ज के लिए, जब दोनों के बीच में दूरी इतनी है। तो ये आ गया तीसरे वाले चार्ज के ऊपर हमें इतना वर्क डन करना पड़ा। तो हमारे पास W1 आ गया, W2 आ गया, W3 आ गया। तो फाइनली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। और वर्क डन कितना होने वाला है, W1 प्लस W2 प्लस W3। सिंपल सी बात है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर, वर्क डन, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब तुम सोचोगे भैया ऐसे ऐसे ऐड क्यों करे जा रहे हो, मस्त हो जाएगा यार। ये वर्क डन जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो तुम उसको आराम से ऐसे ऐड कर सकते हो, कोई गलत नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो इसके वजह से तो 0 आया, इसका कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12, है ना। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R12, प्लस यहाँ पे ये वाला जो लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q2 Q3 अपॉन में R23, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। और आखिरी हमारे पास ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13, ठीक है। तो ये आया हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू। अब जरा नोटिस करो, ये एनर्जी जो आई है ये बहुत कुछ खास आ गई क्या, ना बिल्कुल भी नहीं। ये तो एकदम सिंपल कंसेप्ट बेस्ड पे कि अगर टोटल एनर्जी तुम्हें निकालनी है तो पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस, पहला चार्ज और तीसरा चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस, सारे को क्या कर दो, ऐड कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगी।
था या नहीं था सिंपल? बहुत सिंपल था, बस ये इस तरीके से इसको करने का मतलब था क्योंकि हमें समझना था कि ये आंसर एक्चुअली में आता कैसे है। अब हमने 3 पॉइंट के लिए कर लिया ना, यही चीज तुम्हें 4 पॉइंट के लिए बोला जा सकता है, वहां पे भी कर दोगे। पहला और दूसरा दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूसरा और तीसरा दोनों के बीच का डिस्टेंस, पहला और तीसरा, पहला और चौथा, सबके बीच में मतलब सबका एक रिलेशन और दोनों के उनके बीच का डिस्टेंस, ऐसे लिखते चले जाओगे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस। और ऐसे ही तुम चाहो तो कितने भी चार्जेस के लिए आराम से ऐसे आंसर लिख सकते हो, चाहो तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब हम बात करेंगे इसके यूनिट्स के बारे में। देखो वैसे तो यूनिट्स के बारे में बात करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुम्हें पता है बहुत सिंपल सी चीज होती है, बट पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होगी वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक एनर्जी है, तो एनर्जी एक तरीके से वर्क डन होती है, और वर्क डन हो चाहे एनर्जी हो, सबकी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल्स होती है। ये बात तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो मैंने बता दी। ऐसा यूनिट इनकी क्या होती है? जूल्स होती है, ये बात तुम्हें पता है। बट जूल्स के अलावा भी एक यूनिट है जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है, और वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक यूनिट है जो कि इस चैप्टर में तो फिर भी कम यूज होगी, आगे तुम्हारा चैप्टर है डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, उसमें तो बहुत ज्यादा यूज होती है यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब बेसिकली इस यूनिट का क्या मतलब है? अगर तुम लोग को याद होगा, तुमने जूल्स तो पढ़ा ही है, साथ साथ में किलोवाट आर भी पढ़ा था। अब किसी को याद है तो ठीक, नहीं याद तो मैं बताता हूं। किलोवाट आर एक ये भी एक एनर्जी की यूनिट होती है, बट ये यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट का मतलब ये वो यूनिट है जो तुम्हारे घर में उठती है। तुम्हारा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट जो उठता है ना घर में, वो इसी यूनिट से उठता है। क्योंकि ये जो यूनिट है ये काफी छोटी है तुम्हारे घर की सामान के हिसाब से, बहुत छोटी यूनिट है ये, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं घर के लिए। ये यूनिट भी अच्छी खासी यूज होती है, बट अगर तुम मान लो बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, तो ये जो बहुत छोटे चार्ज है, बहुत ही छोटे चार्ज है, तो उनके लिए ये यूनिट बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसकी जगह हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसका क्या मतलब है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। ठीक है, सिंपल ये यूनिट ही है और कुछ नहीं है, बट ये यूनिट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में यूज होगा, इस चैप्टर में भी होगा, बट आगे ज्यादा यूज होगा, तो अभी से ही इसको दिमाग में डाल दो। ठीक है, तो अब आखिरी चीज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अब ये चीज बताने से पहले मैं तुम लोग को एडवाइस करूंगा, एक बार जो डाइपोल का टॉर्क वाला केस था जो हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था, वो देख लो, तब तुम्हें ये अच्छे से समझ में आएगा, वरना हो सकता है अटके। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, बट वो चीज नहीं आती, उसके बाद डायरेक्ट ये करोगे तो शायद तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। पहले वो सीख लो, वो भी जरूरी है, और ये उसी का आगे वाला पार्ट है। इसीलिए अब मैं हल्का सा तुम्हें एक बार ब्रीफ बता देता हूं होता क्या है। एक डाइपोल है, जब उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ऐसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो वो ऐसे गोल घूम जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे गोल घूम जाता है। बेसिकली उस पर क्या लग रहा होता है? टॉर्क लग रहा होता है। ठीक है, तो उस पर टॉर्क लग रहा होता है। टॉर्क को हम ऐसे डिनोट करते हैं, टॉर्क का मतलब है रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल लाइक अब मैं इसको फेंक दूं तो फोर्स तो लगा, बट ऐसा फोर्स जिसकी वजह से रोटेशन हो, उसको बोलते हैं टॉर्क। समझ में आ गई बात? तो यानी इस डाइपोल के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लग रहा होता है। ठीक है, खैर हमें अब उसका मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है पोटेंशियल एनर्जी से। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं, और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो हम निकालेंगे वो कितने होने वाली है देखो। तो वर्क डन निकाल देंगे, तुम्हें जब से मैं बता ही रहा हूं कि तुम क्या निकाल दो, सिर्फ वर्क डन निकाल दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? टॉ डी थीटा। ठीक है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अगर तुम लोग को ये बात पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो मैं तुम्हें ना इसका फॉर्मूले को याद रखने का तरीका बता देता हूं। देखो फोर्स का मतलब होता है, देखो जब ये फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तुम्हें पता है, जैसे ही हम इसको रोटेशन में जाते हैं ना, तो हम रोटेशन में फोर्स का रोटेशन वर्जन जब जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टॉर्क में। ठीक है, और जब हम डिस्प्लेसमेंट को रोटेशनल वर्जन में कन्वर्ट कर देते हैं, वो क्या हो जाता है? थीटा, एक तरीके से एंगल। समझ में आ गई बात? यानी अगर वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसी को फोर्स की जगह तुम टॉर्क रख सकते हो और डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा रख सकते हो। ये भी एक तरीके से फॉर्मूला ही होता है, तरीके से क्या, ये फॉर्मूला ही होता है। समझ में आ गई बात? तो ये आया हमारे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला। वर्क डन का क्या हो गया? टॉ डी थीटा। ठीक है, तो ये अब यही है, वर्क डन की जगह तुम रखोगे पी ई साइन थीटा। अब तुम बोलोगे भैया ये कहां से आ गया? तो ये चीज मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में सिखाई है, प्लीज। अब ये चीज कहां से आई है? फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, प्लीज जाके एक बार देख लो। तो टॉर्क का मतलब क्या है कि पी ई साइन थीटा, टॉर्क की जगह रख दिया पी साइन थीटा डी थीटा।
ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, PE। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। ये चीज अगर तुम लोग को पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो मैंने बताया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला, या फिर तुम कह सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हो कि वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो कितना आया, PE कॉस थीटा माइनस के साथ। ये आया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब तुम्हें इस फॉर्मूले में थोड़ा मजा सा नहीं आया होगा, अभी आएगा मजा। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट्स रख दूंगा, मान लो मेरा जो डाइपोल है वो शुरुआत एक एंगल से करता है और खत्म किसी एंगल पे करता है। अब शुरू कहीं से भी कर सकता है, 0 डिग्री से भी खत्म शुरू कर सकता है, 90 से भी कर सकता है, 70 80 जितना उसका मन करे, जितने से वो शुरू करना चाहता है शुरू कर सकता है, खत्म जहां करना चाहता है कर सकता है। तो वही अब हम लिमिट्स अगर रख देंगे तो हमारा काम अब मजेदार लगने लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो अब लिमिट रखोगे, तो लिमिट रखोगे तो कैसा होगा, ये माइनस को जरा, माइनस को चलो बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है। माइनस ले लिया, लिमिट्स पता होगा तुम्हें, एक बार बड़ी लिमिट रखते हैं और एक बार छोटी लिमिट रखते हैं और माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास तरीका होता है। तो u की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, इस चीज को ना थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस हटाओ और इस माइनस को अंदर ले जाओ, ऐसे माइनस अंदर ले जाओ। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा θ1 और यहाँ आ जाएगा θ2। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस माइनस अंदर ले गया। तो पहले θ2 माइनस θ1 था, θ1 माइनस θ2 हो गया, माइनस अंदर ले गए। ये आया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये आया, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताता है, इसका मतलब ये है कि यानी अगर मैं किसी भी मतलब किसी डाइपोल को किसी एक एंगल से दूसरे एंगल तक रोटेट करता हूं, ठीक है, तो रोटेट करता हूं तो कितनी एनर्जी खर्च होगी, कितना वर्क करना पड़ेगा किसी एक एंगल से किसी दूसरे एंगल तक उसको शिफ्ट कराने में, कितना खर्च तुम्हें अपने तरफ से करना पड़ेगा, वो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहां पे कुछ भी रख सकते हो, मान लो वो शुरू करता है कितने से, 0 डिग्री से, तो θ1 की जगह 0 डिग्री रख दो। खत्म करता है 90 डिग्री पे, तो मान लो यहाँ θ2 की जगह 90 डिग्री रख दो और वैल्यू पुट करो, तुम्हारे पास आंसर आ गया। तो ये चीज हमें क्या बता रही है, कहां से शुरू कर रहा है, कहां पे खत्म कर रहा है, और ये पूरी जर्नी में हमें अपनी तरफ से कितना वर्क और कितनी एनर्जी लगानी पड़ी, ये फॉर्मूला हमें ये बताता है, ठीक है। तो अब इसमें भी 10 केस बनाए जा सकते हैं। अब बोला जा सकता है कि एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सारी बातें मैं उस वाली चीज में बता चुका हूं। तो मैं चाहूंगा कि तुम इस चीज को खुद करके देखो, ये बल्कि ज्यादा आसान है, वो वाला थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी था, ये और आसान है। क्यों, तुमसे बोला जा सकता है, चलो मान लो कि वो खत्म करता है 90 डिग्री पे, 0 डिग्री से शुरू करता है 90 पे खत्म करता है, तो तुम क्या निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, बिल्कुल निकाल सकते हो। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। तो आंसर कितना आया, PE आ गया, आया कि नहीं आया, 1 माइनस 0 कितना आया, 1 ही आएगा, कुछ भी नहीं। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ गई, PE आ गई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको आगे तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, अपने हिसाब से θ1 ले लो, अपने हिसाब से θ2 ले लो और उसको सॉल्व करके देखो। और मैं ये सेम चीज ऑलरेडी करा चुका हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये चीज खुद करके एक बार देखो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर θ1 एक बार 0 डिग्री ले लो, एक बार 90 डिग्री ले लो, यहाँ पे ये चीज, एक बार इसको 90 डिग्री ले लो, इसको 180 ले लो, कुछ भी लेके देख लो और वैल्यूज पुट करते चलो, तुम्हें समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा खास बात नहीं है अगर तुम्हें वो चीज समझ में आ गई है तो। खैर, ये था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सारी की सारी बातें। अब तुमसे मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।